मोशन क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन का ये चैप्टर के आज हम करने वाले हैं 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो आपके हाफ ईयरली में, यूनिट टेस्ट में, यहाँ तक कि फाइनल एग्जाम्स में भी आने के पूरे चांसेस हैं। और ये क्वेश्चन कोई एमई क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने स्पेशली खुद से सिलेक्ट करी है। एंड इन क्वेश्चन को आप पढ़ के आज की क्लास के बाद आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। तो चाहे वो ग्राफ वाला क्वेश्चन हो कि आपको ग्राफ दिया और आपको सॉल्व करना है, या फिर आपको डिटेल्स दिए और आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो, या फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हर टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ताकि तुम बिल्कुल पॉलिश हो जाओ और अपने एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाओ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आई एम आशा सूर्यवंशी और मैं आप सभी के साथ साइंस लेती हूँ। आप मेरे को कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अब एक सजेशन है जो मैं कहना चाहती हूं कि जब हम साथ में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये मतलब है साथ में करने का। साथ में करने का क्या मतलब है? जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको वो वीडियो पॉज करनी है और खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एंड देन स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप की ही मार्किंग होती है। अगर तुमने सीधा आंसर लिखा होगा टीचर तुम्हें नंबर नहीं देगी। तो आपको एक पूरी पीपीटी या वीडियो पूरी पॉज करके देखनी। जैसे क्वेश्चन आएगा पॉज करो, खुद सॉल्व करो, देन आंसर चेक करो क्या सारे स्टेप्स आपके सही हैं कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो सबसे पहले क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hand backward and after holding the ball shot at the goal, this enables the goalkeeper to। अच्छा जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फुटबॉल की बात आ गई। ये अपना गोलकीपर बना लेते हैं, ये इसकी टांगे, ये इसके हाथ। तो ये क्या करता है यार, इस बॉल को कैच करते वक्त ये क्या करता है, अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ लेके आता है। ये सेम अगर आपको याद है फोर्सेस चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने बताया था, जब क्रिकेट में क्रिकेटर जो है, जो फील्डर है, अपने हाथ को पीछे बॉल के लिए लेके आता है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो यार हमें पता है, हम यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, राइट, ऐसे ही होता है कुछ। तो यार अगर हम कह रहे हैं जब वो हाथ ऐसे पीछे ला रहा है, एक तरीके से वो बॉल को स्टॉप करने का टाइम बढ़ा रहा है। टाइम बढ़ा, अगर यहीं कैच कर लेता कम टाइम लगता, पीछे आ रहा है तो ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर वो टाइम बढ़ा रहा है तो बताइए, यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स और टाइम का उल्टा रिश्ता है, यानी जैसे ही टाइम बढ़ता है फोर्स कम होगा, यानी जो अपना ये गोलकीपर है उसके हाथ पे कम इंपैक्ट लगेगा, कम फोर्स लगेगा, यानी कि कम हर्ट होगा। तो वो अपने हाथ को कम हर्ट करने के लिए पीछे की तरफ लेके आता है अपने हाथ को, राइट। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं फोर्स को वो कम करना चाह रहा है, ठीक है। एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। अरे लार्जर फोर्स होगा तो उसके हाथ पे ज्यादा आएगा ना, वो बेवकूफ थोड़ी है, वो इंटेलिजेंट इंसान है। तो रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एग्जैक्टली। तो एक तरीके से जो बॉल उसके फोर्स पे उसके हैंड पे फोर्स लगा रही है उसको वो कम कर रहा है, ठीक है। तो बी आंसर इज राइट। क्लियर है? मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर ब्रेक। अच्छा, अब यार एक वाटर टैंकर है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये बेटा टैंकर है, वाटर टैंकर है, ठीक है। इस तरीके से ये चल के जा रहा है मस्त, ठीक है। और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, कुछ 2/3 हाइट पे पानी भरा हुआ है। ओके, चलेगा हमको। और वो मूव कर रहा है। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड। अब देखिए, ये देखिए, लेट्स से ट्रक बेटा, लेट्स से ट्रक इस साइड मूव कर रहा है, तो ट्रक मोशन पे है, यानी इसके अंदर का पानी भी मोशन पे है। अब जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई हुए तो क्या हुआ, उसके टायर तो आ गए रेस्ट पे, लेकिन पानी अभी भी मोशन पे है। कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन पे ही रहेगी अनटिल अनलेस कोई फोर्स अप्लाई की जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पानी तो अभी भी थोड़ा सा मोशन पे ही है, इसलिए वो थोड़ा आगे की तरफ जाएगा। ये हमने यार देखा था जब हम खड़े हुए थे बस में और आगे की तरफ गिरते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये सारे वही कंसेप्ट्स है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, पानी
आगे की तरफ जाएगा, पानी विल मूव फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पानी आगे की तरफ जाएगा, मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगा, वो आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अभी पता है क्या हुआ, पीछे आज सामान गिर गया, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है जिससे मैं शॉर्ट्स रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो ट्राइपॉड पीछे गिरा हुआ है, और मैं आपको स्पेस, क्योंकि काफी बच्चों ने कहा कि मैम आप साइड नहीं उठते, हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो मैं जैसे ही साइड हुई मेरा पैर ट्राइपॉड पे लगा और गिरते गिरते मैं बची हूँ। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं, पहले गिवन चीज लिखते हैं। मास दिया हुआ है 50 ग्राम। अब बेटे जनरली आप जानते हैं जब भी हम इन टाइप के क्वेश्चंस करते हैं फोर्स से रिलेटेड, तो हम मास को अक्सर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी में, क्योंकि जो न्यूटन होता है उसमें जो यूनिट्स होती है केजी मीटर पर सेकेंड, इसी तरीके से आती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, यही केजी के सेंस में लेके जाना है। चाहे मोमेंटम का आंसर आ रहा हो, चाहे फोर्स का आंसर आ रहा हो, सबकी यूनिट्स किस में आएगी, अल्टीमेटली केजी में। तो हम इसको जल्दी से ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 0 गया, 5/100 या 0.05 केजी। डन सी ना। चलो नेक्स्ट चीज क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स फ्लोर ऑन द बॉल, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। ओके जी, अगर आप ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, इससे आपको क्या दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बताइए क्या है। इनिशियल मेरे को 80 दिख रही है, और बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरे को वेलोसिटी 0 पे आते हुए दिख रही है। देखिए पहले कैसी थी 80, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको दिख रहा है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी किस पे आ रही है, 0 पे आ रही है। तो अगर मैं कहूं इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 80 मीटर पर सेकेंड, और बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 0, और टोटल टाइम कितना है बेटा, टोटल टाइम देखिए 8 सेकेंड्स, टाइम 8 सेकेंड्स। ठीक है, इतनी बात हमें गिवन है, ये सब हमने गिवन है, ये तीनों चीज मैंने ग्राफ से निकाली, ये हमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन निकालना है एंड फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। ठीक है, ऑलराइट। तो यार अगर मैं क्लियरली देखूं कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो है मेरे पास लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालना भी है और इस क्वेश्चन के लिए फोर्स भी चाहिए, तो दोनों के लिए मेरे को एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट करनी ही होगी। अब एक्सेलरेशन सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैंने लगाया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, अपना बेसिक सा फॉर्मूला है ना। तो v माइनस यू क्या हो गया, v हो गया 0, u हो गया 80, और टाइम कितना हो गया बेटा, टाइम कितना हो गया, टाइम हमें दिया हुआ है क्या, ये रहा 8, तो माइनस 80 बाई 8, यहां से गया 10 सेकेंड्स आ गया, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो मेरे पास आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मेरे को फोर्स निकालना है, कहाँ करें इसको, यहीं कर देते हैं। फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या दिया हुआ है 0.05 इंटू -10, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एक 0 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.5 न्यूटन। हाँ, और नेगेटिव का साइन ये वाला हो गया। क्या क्लियर है ये बेटा? सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्राफ की सारी वैल्यूज लिख ली है, मैंने जो फाइंड करना है वो लिखा है, और ये एप्रोप्रिएट तरीका है, आपको इसी तरीके से लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, ये आपको टू फाइंड है, आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, लगाया और एक्सेलरेशन निकाली -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपने क्या करा, फोर्स का फॉर्मूला लिखा m इंटू ए, क्योंकि बेटा ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसलिए बेटा नेगेटिव में आया है, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन जा रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जा रहा है, इसलिए माइनस आया है। तो आंसर क्या आ गया, -0.5 न्यूटन, एंड एक्सेलरेशन आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो भी तुम्हें निकालना था सब लिख दिया है, यूनिट्स को लिखना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है? ऑलराइट, क्वेश्चन 4 देखते हैं अब क्या कह रहे हैं भाई। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था यार, जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम,
और यार हमें ये पता है जब हम कह रहे चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब यार मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। तो अगर मैं कहूं चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल हो गया mv, इनिशियल हो गया mu डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं यहां से m को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई टी। और यार v माइनस यू बाई टी तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता है, तो ma। तो आपने F इक्वल टू ma निकाल लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करो ताकि आप डिराइव कर पाओ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये हमने कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, ओके, ये बुलेट है बेटा, क्या है, 10 ग्राम मास है। अगर बेटा 10 ग्राम है, अगेन मैं इसको किस में कर लूंगी, केजी में कर लूंगी, यानी किससे डिवाइड कर दूंगी, 1000 से, है ना। तो ये क्या आ गया एक तरीके से 1/100 kg, ठीक है, या आप इसको 0.01 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज क्या दी हुई है, और इसने एक सैंड बैग को हिट किया विद द स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और उसमें एम्बेड हो गई। एम्बेड मतलब यहाँ पे मान लो ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे एक सैंड बैग है, इसमें घुस गई और यहाँ पे फिर रुक गई। एम्बेड मतलब उसके अंदर एंटर ले लिया, घुस गई है उसके सैंड बैग के अंदर, एम्बेड हो चुकी है। एंड देन ऑब्वियसली अगर घुसी होगी तो अल्टीमेटली वो रुक जाएगी, इट विल स्टॉप आफ्टर अ टाइम, है ना। चलो तो हम कह सकते हैं बेटा क्लियरली हमको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ऑल राइट। और बेटा आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया। अच्छा फाइनल वेलोसिटी भी लिख दीजिए, फाइनल, क्योंकि बेटा वो एम्बेड होके स्टॉप हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और बेटा डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, चलो ये भी लिख देते हैं, s इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगेन बेटा डिस्टेंस हमें मीटर में करना होगा तो मैं डिवाइड करूंगी 100 से, तो ये आ जाएगा 5/100 मीटर। अब यार करने को इसको अगेन मैं 0.05 लिखूंगी, लेकिन अभी थोड़े सिंपल कैलकुलेशन के लिए इतना 100 आ रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फोर्स निकालना है एक तरीके से, एंड ऑल्सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। अच्छा ये लिखा भी हुआ है कि रेस्ट पे आने पे कितना टाइम लगेगा, रेस्ट पे आ रहा है यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए 1 सेकेंड का टाइम लेती हूं, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब आपको नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है यार, फोर्स भी निकालना है एंड टाइम भी निकालना है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m इंटू एक्सेलरेशन। मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो मेरे पास तो यार टाइम भी नहीं है। मैं क्या करूं, क्या मैं s वाली कोई इक्वेशन यूज करूं जिससे मैं निकाल पाऊं। अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करती हूँ s इक्वल टू, या फिर सिंपल सी अगर मैं लगाऊं, क्योंकि मेरे पास v भी है, मेरे पास u भी है, 2as, अगर मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊं तो इससे मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास v भी है, u भी है और s भी है। चलो अप्लाई करते हैं। v कितना दिया हुआ है, चलो देखना, v 0 है तो 0 को स्क्वायर, माइनस u कितना दिया हुआ है बेटा 10⁻³ तो 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है वो तो निकालना है, और s कितना दिया हुआ है 5/100। चलो ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, 10⁻³ का मतलब है ये 3 इंटू 10⁻³, वैसे 3 2 6 होता है तो हम सिंपल 6 0 भी लगा सकते थे, है ना। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली पुट 6 zeros, इट्स टोटली फाइन। हाँ जी, फिर हमने क्या किया बेटा, 100 इधर फेंक देंगे, 2 और 5 को इधर फेंक देंगे, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाएगी, है ना। ओके चलो, 2 50s are 100, 5 10s are 50, है ना। तो टोटल कितने जीरो हो गए, 3 3 6 7, तो एक्सेलरेशन आ गई -10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर है, कैसे आया बताइए।
इज इट क्लियर हाउ वी कैलकुलेटेड इट? मैंने अपनी सिंपल सा जो हमारा मोशन वाला चैप्टर थी उसकी इक्वेशन लगाई है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फिर मैंने सारी वैल्यूज पुट करी है एंड एक्सेलरेशन निकाल ली है विच इज 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है यार, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। अब तो फोर्स इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में इतना कुछ करने को है ना, जगह खत्म हो गई है, सब हमसे इसी क्वेश्चन में करवा दिया कि सब तुम इसी में कर दो भाई। अच्छा, अब सिंपल सा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे, ठीक है। मास आपको दिया हुआ है बेटा 1/100 और एक्सेलरेशन आपको कितनी दी हुई है 10⁻7 है ना। ये 10⁻7 यानी कि ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं 10⁻7 - 2 इज इक्वल टू -10⁵ न्यूटन। समझ आया ना? अगर 7 0 यहां लिखोगे तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, आया कि नहीं? अगर 7 0 लिखा हुआ है और ये 7 0 को आप यहां लिखोगे, एक सेकेंड बेटा, अगर आप 7 0 को यहां लिखोगे और नीचे 2 0, तो 2 0 से ऊपर के 2 0 कटेंगे तो कितने 0 बचेंगे? 5 0 बचेंगे, और 5 0 बचेंगे यानी कि 10⁵ -10⁵ और बेटा रेजिस्टिव फोर्स है इसलिए नेगेटिव में आया है, रेजिस्टिव फोर्स है इसलिए नेगेटिव में आया है, राइट। एंड लास्टली द टाइम, है ना, टाइम भी निकाल लेते हैं भाई, इतना कुछ कर ही लिया है तो टाइम भी बता दो। तो ये हम सिंपली v - u/t इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो इस वाले फॉर्मूले से क्या टाइम आ जाएगा बताओ? v क्या है, चलो कैलकुलेट ही कर देते हैं इकट्ठे मिलके। v क्या दिया हुआ है आपको 0, u कितना दिया हुआ है भाई 10⁻3, टाइम कितना दिया हुआ है निकालना है ना टाइम तो हमें, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10⁻⁻7। अच्छा इधर कर देती हूँ इसको सॉल्व, तो ये हो गया 10⁻3 डिवाइडेड बाय 10⁻7 इज इक्वल टू टाइम। ये माइनस से माइनस गया, ये ऊपर चला गया, तो 10⁻⁻4 इज इक्वल टू टाइम। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, जब भी ये ऊपर जाता है तो हम 3-7 लिखते हैं और 3 - 7 -4 होता है, इसलिए 10⁻⁻4 हुआ है। अगर ये मैथ्स नहीं आती है तो थोड़ा सा आइडिया दे दिए। तो टाइम भी आ गया है हमारे पास 10⁻⁻4 सेकेंड्स। अच्छा टाइम यूनिट्स में लिखना तो सेकेंड्स, ओए सेकेंड्स लिख देती हूँ, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन भी सबको? थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी क्योंकि पहले आपने यहाँ पे ये कैलकुलेशन करी, फिर आपने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाली, फिर फोर्स निकाला, फिर एक्सेलरेशन निकाला, फिर टाइम निकाला, तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन थी, बट अगेन नॉट अ टफ क्वेश्चन, राइट, कर पा रहे थे आप। ओके, डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू ma होता है, मास की यूनिट क्या होगी kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट, या फिर बेटा इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो पहला पार्ट तो हो गया, खत्म कहानी। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, चलो दूसरा करते हैं। 5 न्यूटन का फोर्स है जिससे एक्सेलरेशन अच्छी है, लिखते हैं हम। फोर्स है 5 न्यूटन का, एक्सेलरेशन आई है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन। मास m1 पे आया है, अच्छा जी। तो बेटा जब आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है m1 मास पे, तो एक्सेलरेशन आई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही फोर्स जब तुमने लगाया मास m2 पे, तो एक्सेलरेशन आई 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये एक्सेलरेशन 1 है, ये मास 1 है, एंड सेकेंड केस क्या दिया हुआ है आपको, फोर्स 5 न्यूटन, जिससे एक्सेलरेशन आई है, कितनी आई है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बेटा इसको मैं a2 लिख देती हूँ, ये है मास 2 पे। तो जब आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो m1 मास पे, तो एक्सेलरेशन ये आ रही है,
और जब आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया m2 फोर्स पे तो एक्सेलरेशन ये आ रही है। तो आपको कह रहे हैं क्या एक्सेलरेशन होगी जब सेम फोर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं तो क्या एक्सेलरेशन होगी अगर इन दोनों मास को हमने साथ में टाई कर दिया। साथ में टाई कर दिया, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए भाई साथ में यानी कि m1 है कितना, व्हाट इज m1, कितना आएगा m1। चलो देखते हैं, पहले तो हम देखें m1 तो हमें पता ही नहीं है अभी तक। चलो m1 देखते हैं। अच्छा m1 निकालने के लिए F इक्वल टू ma, तो m क्या आ जाएगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ये क्लियर है आपको। F इक्वल टू ma लगाया मैंने, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाया और हमने क्या करा है यहाँ से F इक्वल टू ma करा, मास निकाल लिया, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ से m1 कैलकुलेट करूँ तो वो क्या आएगा, फोर्स 5 बाय एक्सेलरेशन 8, 5 बाय 8 kg। चलो यहाँ से m2 निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 5 बाय 24 kg। इतनी बात डन है। अब हमें क्या कह रहे हैं, दोनों फोर्स को, दोनों मासेस को टाई कर दिया है, सेम फोर्स लगाया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी। दोनों मास को टाई कर दिया यानी m1 प्लस m2, तो टोटल मास हम देख लेते हैं, न्यू मास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। अच्छा इसको इधर करते हैं, इधर ना बहुत होच पोच हो जाएगा, लेट्स डू इट हियर, है ना। तो बेटा क्लियरली हमारे पास न्यू मास क्या आएगा जब हमने टाई कर दिया, जब हमने टाई कर दिया साथ में, तो m1 प्लस m2। जब हमने टाई कर दिया तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, एक का मास है 5 बाय 8 और एक का मास है 5 बाय 24। अच्छा ये तो सिंपल एलसीएम लेंगे, 24 आएगा, 8 3 जा 5 3 जा 15 प्लस 5 15 प्लस 5 20 20 बाय 24, है ना। ये हो गया बेटा 10, ये हो गया बेटा 12 5 6, तो बेटा 5 बाय 6 आपका आ गया मास जब आपने टाई किया। लेकिन आपको मास नहीं निकालना, तुमको एक्सेलरेशन निकालनी है। चलो एक्सेलरेशन देखते हैं अब। ओके बहुत राम कहानी है भाई इसमें भी। एक्सेलरेशन जब हमें देखना है, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, फोर्स बाय मास, यही होगा ना। F इक्वल टू ma होता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, यही होगा कि नहीं। ये रीजन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो तो बेटा एक्सेलरेशन तो तुमको निकालनी है, फोर्स कितना है 5 न्यूटन। क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा इफ यू प्रोवाइड द सेम फोर्स, और सेम फोर्स क्या है 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और मास क्या है 5 बाय 6, 5 बाय 6 6 ऊपर चला गया, 5 से 5 कट गया और आपका आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यार। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने दोनों के मास कैलकुलेट करे, उनको ऐड कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने कहा टाई टुगेदर टाई होगा तो उनका टोटल मास होगा, जो टोटल मास आया वो 5 बाय 6 आया है। मैंने सिंपल F इक्वल टू ma वाले फॉर्मूला में एक्सेलरेशन निकाली और एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन बी साइड हट जाती हो एक बार, इस बार होपफुली गिरू ना। देन चलो जी। अच्छा व्हाट इज मोमेंटम, आपको पता है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। एसआई यूनिट क्या होती है भाई, देखो मास की यूनिट हो गई केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो ये मेरी हो गई यूनिट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। क्लियर है। चलो भाई अब आपको ग्राफ बनाना है, चलिए देखते हैं ग्राफ जल्दी से बनाने को, देखते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कह रहे हैं मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, आपको क्या करना है, चलिए ये मोमेंटम हो गया मेरा वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे मैंने बना दिया वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं फर्स्ट वाले में, जब मास फिक्स्ड है, मास बेटा अगर फिक्स्ड है यानी मास नहीं चेंज हो रहा। अच्छा मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। अब यहां पे तुम कह रहे हो कि भाई मास तो फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है यानी बेटा मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो कैसी लाइन आ जाएगी, सीधी लाइन आ जाएगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ रहा है। क्लियर है। चलो सेकेंड वाला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, मोमेंटम वर्सेस मास। ये अगेन इस साइड मैंने एक्स एक्सिस पे मोमेंटम डाल दिया है और वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी डाल दी है, और इस बार कह रहे हैं नहीं मास का बनाना है,
मोमेंटम वर्सेस मास है इस वक्त, और इस वक्त कह रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओ माय गॉड, अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो मोमेंटम क्या होता है, mv। और अब तुम तो कह रहे हो भाई ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली मास के। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा। तो अगेन स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर है यार ये क्वेश्चन भी? आपको यहाँ पे यूनिट्स बतानी थी, आपको फॉर्मूला बताना था, आपको ग्राफ प्लॉट करना था, आपने दोनों ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं। कैसे किए हैं आई होप ये भी समझ आ रहा है, हमने क्या कैलकुलेट करा है, कैसे दिमाग लगाया है, कैसे क्या हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। चलूं आगे, चले। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो फोर्स है 10 और 6 न्यूटन के जो ब्लॉक पे लग रहे हैं, जैसे हमें फिगर में दिया हुआ है, आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है नेट फोर्स का। तो नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, चलो देखते हैं। चलिए इस साइड पे अगर ए वाले पे हम देखें नेट फोर्स कितना है, देखिए अगर आप देखें दोनों के दोनों चाहे 10 न्यूटन हो 6 न्यूटन हो एक ही तरफ लग रहे हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि अपोजिट फोर्स नहीं है तो हम इनको माइनस नहीं कर सकते, सेम साइड पे लग रहे हैं तो ऐड होंगे दोनों फोर्स। 10 + 6 16 न्यूटन आ गया नेट फोर्स। और बेटा हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, देखना मैग्नीट्यूड तो बता दिए, डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, ऑब्वियसली राइट साइड पे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं तो हम कहेंगे राइट साइड पे। चलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वाले में आपको कह रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स आपने इधर ले लगाया, बदले में 6 न्यूटन का फोर्स इधर से लग गया। चलो देखते हैं, तो एफ नेट क्या हो गया बेटा, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस है तो हम माइनस करेंगे, 10 - 6 न्यूटन, आंसर आ गया 4 न्यूटन। लेकिन आपको डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन हमेशा नेट फोर्स की होती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। लार्जर फोर्स कौन सा है, 10 न्यूटन का। सो तो 10 न्यूटन का इधर से लगा रहा है, 6 का बस इधर से लग रहा है, तो ज्यादा कौन सा है, ये वाला। तो ऑब्वियसली बॉक्स किस साइड को मूव करेगा, राइट साइड को, तो हम इसको आंसर लिखेंगे राइट। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, 6 इधर से लग रहा है, अगेन अपोजिट फोर्सेस है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 - 6 और 10 - 6 4 न्यूटन होता है। लेकिन बेटा साइड क्या लगाएंगे, साइड हम लगाएंगे लेफ्ट साइड को। हमेशा नेट फोर्स होता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। लार्जर फोर्स ये वाला है तो हम क्या कहेंगे, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ऑब्वियसली इधर से ज्यादा फोर्स आ रहा है और ये कौन सा फोर्स है, लेफ्ट साइड को लग रहा है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी। इजी क्वेश्चन था ये, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड था। ठीक है जी, चलो ओके। अब आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, जो मैंने ग्राफ आपको ऑलरेडी दे दिया है, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, अब आपको क्या है यार, एफ नेट 0 दिया हुआ है। अब फोर्स नहीं लग रहा तो दो ही कंडीशन हो सकती है, जो चीज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन पे है वो मोशन पे रहेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यानी हम सिंपल सा कह रहे हैं, अगर फोर्स नहीं लग रहा तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा, तो वो रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वेलोसिटी है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलो इतनी बात डन है। अब आपको क्या बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है दोनों केसेस में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा वेलोसिटी जब कांस्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली इसको रखा है यहाँ पे क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करना नहीं है। चलो सॉल्व तो तुम फिर भी कर लोगे, है ना, बिकॉज ठीक है वैल्यूज दिए हुए हैं, फॉर्मूले दिए हुए हैं, कर दो। यहाँ पे तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ये डाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट ये देखो, ये पोजीशन ये टाइम, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो चाहे टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन पोजीशन वही रह रही है, पोजीशन हिल ही नहीं रही है। मान लो हो सकता है यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, पोजीशन बढ़ ही नहीं रही है, पोजीशन 0 की 0 पे ही रह रही है क्योंकि वो रेस्ट पे ही है, मूव नहीं कर रहा है। तो हम वो क्या कहेंगे,
ब्लू लाइन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा टाइम के बढ़ने पे, ठीक है। अब अगर मैं सेम का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये बेटा ए के लिए है और ये बी के लिए है, तो जब बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे है यानी उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है मतलब वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है यानी कि जीरो वेलोसिटी है, तो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम रह रही है। टाइम बढ़ने से वेलोसिटी सेम रह रही है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो ग्राफ अगेन सिंपल ऐसा बनेगा। डन। अब नेक्स्ट आता है जब वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। मतलब यार पोजीशन जो है वो भी बढ़ रही है विद द इंक्रीज ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है पोजीशन भी उतनी ही बढ़ती जा रही है, उसी के रेट से कांस्टेंट है ना। और आपको याद है पोजीशन टाइम ग्राफ में जब हम सीधी लाइन लगाते हैं इसका मतलब होता है स्लोप कांस्टेंट है, और इस केस में स्लोप क्या होता है, पोजीशन बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। याद आ रहा है ना मोशन वाला चैप्टर। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी इस केस में क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट। और यही होता है जब ऐसी सीधी लाइन आती है तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, स्लोप कांस्टेंट होता है। तो आपको ऐसे सीधी लाइन बनानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो वेलोसिटी 5 है तो वो 5 की 5 ही रह रही है, ये देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर लेट्स से यहाँ पे 5 है तो 5 की 5 रह रही है, 10 है तो 10 की 10 ही रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी सेम है क्योंकि वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी प्लॉट किया है। तो बेटा ये 4 ग्राफ बनने थे अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन था, दिमाग लगाना है। तुमने पहले अपना ये दिमाग लगाया कि नेट फोर्स कब जीरो होता है, फिर तुमने दिमाग लगाया कि ग्राफ कैसे बनना है, फिर तुमने चारों ग्राफ बनाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट लग रहे हैं, प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। A student is trying to push a stationary block। अगर स्टेशनरी है बेटा, बेटा क्लियरली U0 है, लिख लेती हूं मैं यहाँ पे। प्लीज 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 माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जैसे ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आए जो भी गिवन चीज है आप उसको नोट डाउन करेंगे। रीजन बीइंग गलती होने के चांसेस एक कम हो जाते हैं, दूसरा टीचर को सब प्लान्ड दिख रहा है, सब फ्लो में दिख रहा है, सब स्टेप वाइज दिख रहा है, तो टीचर तुम्हें फुल नंबर देगी, ठीक है। तो ये 0 है। ओके, मास दिया हुआ है बेटा 25 kg, 25 kg, फाइन, इतनी कहानी भी डन है बेटा। नेक्स्ट चीज क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग दिस मोशन इज 500 न्यूटन। अच्छा मान लो बेटा ये बॉक्स है, ठीक है, और इस पे ना 50 न्यूटन का तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ऑल राइट, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन टाइम 2 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है तुम्हें 2 सेकेंड, t हो गया 2 सेकेंड। इफ राहुल पुशेस इट विद द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अब बेटा यहां पे हमने खड़ा कर दिया है राहुल भाई को, राहुल भाई है यहाँ पे, धक्का मार रहे हैं। अब सोचो यार राहुल 50 न्यूटन ही लगा रहा है। अगर मैं ए वाला कॉन्सेप्ट देखूं, ए में बेटा 50 का तो फ्रिक्शन बैठ रहा है, 50 तू लगा रहा है। अबे राहुल यार थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना, 50 और 50 तो कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 0। ये तो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं बराबर के, ये तो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। एक सेकेंड, ये तो बैलेंस फोर्सेस हैं, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेट फोर्स 0 है, और अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या मैं कह सकती हूं कि डिस्टेंस भी 0 ही होगा। भाई कोई फोर्स ही नहीं लगा पा रहा राहुल, तो इसको हिलाएगा कैसे, और इसको हिलाएगा नहीं तो ये ऑब्जेक्ट स्टेशन पे रहेगा, और स्टेशनरी पे रहेगा तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है बेटा? ठीक है यार, इतना तो क्लियर हो गया कि भाई राहुल अगर उतना ही फोर्स लगाएगा, बेटा यार राहुल थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएगा, तेरे को इसको मूव करना है। तो चलो ए पार्ट डन है, बी पार्ट देखते हैं।
बी पार्ट में राहुल कह रहा है भाई इस बार तो मैं तगड़ा हो गया हूँ, बिल्कुल पूरा खाना वाना खा लिया, एनर्जी आ गई, ऐसा फोर्स लगाऊंगा इसको हिला के छोड़ूंगा। अच्छा, तो अब राहुल जी ने 55 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 55 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा है। तो बेटा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले करना भी सीखा है, ये कैसे करते हैं, 55 माइनस 55 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है। चलो क्लियर कहानी है। अब बेटा नेक्स्ट चीज वो क्या कह रहे हैं, आपको क्या बताना है, आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, एस बताना है, आपको बताना है एस। तो एस बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए कैसे कर पाएंगे इसको, यहां से कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या आप समझ पा रहे? हाँ, तो हम सिंपल अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बेटा आज था मैम को इतने कॉल आ रहे हैं कि फोन वहां रखा हुआ है तब से, देखिए कॉल ही कॉल, अब मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि अननोन नंबर है, नंबर रिवील नहीं करूंगी, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, आज मैम इरिटेट हो गई है तब से, क्या हो रहा है ये मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं क्लास लेने आती हूँ या रिकॉर्डिंग करने आती हूँ मेरे पास 4 कॉल आ जाते हैं, लेकिन जब मैं पूरे दिन रहती हूँ, जब मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, जब मैं आराम से कॉल उठा सकती हूँ, तब मुझे कोई कॉल नहीं करता है। ऐसा क्यों हो रहा है यार, तुम्हें क्या लगता है? वाई दिस हैपन्स टू मी? और ये जो कॉल आ रहे हैं, मैं लेट मी टेल यू, कोई बिल्कुल या तो कोई डिलीवरी वाले भैया के होंगे या कुछ इधर उधर के कॉल, कोई काम के नहीं होंगे, और मेरे काम के होंगे तो मेरे दोस्तों के होंगे, और वो दोस्त इस टाइम मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो भाई बहुत हो गया, वापस आते हैं यार यहाँ पे। तो यार आपको क्लियरली दिया हुआ है, आपको एस निकालना है। अगर मैं क्वेश्चन देखूं, अगर एस निकालना है तो मैं एक फॉर्मूला लगा सकती हूँ मे बी यहाँ पे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यार ये फॉर्मूला मैं लगा के निकाल तो सकती हूँ क्योंकि मेरे पास u है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास हाफ तो है ही, एक्सेलरेशन नहीं है, टाइम है। एक्सेलरेशन अगर मेरे पास आ जाए ना तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी और s अपना बहुत इजीली निकाल लूंगी। तो जल्दी से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो चलो एक्सेलरेशन देखते हैं क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये वाला फॉर्मूला, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, फोर्स मेरे पास दिया हुआ है 5, मास मेरे पास दिया हुआ है 25 और एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 5/25 और 5/25 1/5, 1/5 क्या होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया तो मैं इस फॉर्मूला में लिखूंगी। चलो भाई, इस फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यू इनपुट करती हूं तो क्या आएगा, u तो मेरे पास 0 है तो टाइम 2 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0.2, टाइम क्या है बेटा 2 का स्क्वायर, 2 × 2, ठीक है। तो ये बेटा ये वाली वैल्यू तो पूरी 0 ही हो गई है ना, तो इसको तो मैं हटा रही हूँ। अगर मैं यहाँ से काटा पीटी शुरू करूँ, 2 से 2 गया, 0.2 × 2 0.4 आएगा, 0.4 मीटर। तो बेटा आ गया आपका, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये डब्बा। अब राहुल जब बेटा बिल्कुल 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर था, कोई नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स नहीं है तो वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट जहां पे है वो जहां का वहीं रहेगा, रेस्ट का रेस्ट पे ही रहेगा, वो नहीं करेगा मूव। लेकिन बेटा जैसे उसने अपना फोर्स 55 न्यूटन करा तो क्या हुआ, 5 न्यूटन का नेट फोर्स हुआ, उससे हमने एक्सेलरेशन आई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने 0.4 मीटर, और कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर से लगा रहे हैं ना धक्का, ठीक है, चलेगा, इतना क्लियर है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 children of different masses, अच्छा जी, are sitting on identical swings, ओके, झूला बेटा, झूला झूल रहे हैं दोनों बच्चे, क्या बात है। अच्छा, एक बच्चे को मैंने यहाँ बिठा दिया है, ये इसने हाथ ऐसे पकड़ रखा है, एक बच्चा यहाँ बैठ गया है, एक बच्चा इस पे बैठ गया है और ये ऐसे पकड़ के बैठ गया है। अच्छा, डिफरेंट मास है तो मैं एक को थोड़ा बेटा मास, एक को पतला दिखा देते, एक को मोटा दिखा देते थोड़ा, ताकि अलग अलग मास दिखें, अलग मास है। तो झूला झूलाए, इसको गोला दिखा देती हूँ मैं इस तरीके से। क्या है यार, ये तो बहुत फनी लग रहा है, बच्चा गुलगुला लग रहा है बिल्कुल। एनीवेज, ठीक है, तो बेटा 2 अलग अलग मास के बच्चे हैं और वो बैठ गए हैं स्विंग्स पे। इतना गंदा मैंने ड्रॉ किया, उसकी मुंडी इतनी छोटी सी बना दी है, शरीर इतना बड़ा बना दिया है। टू इम्पार्ट
आइडेंटिकल इनिशियल एक्सेलरेशन, कह रहे हैं दोनों को बराबर एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और बेटा यहां पे आपको एक्सेलरेशन तो सेम कह रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन है ना, आइडेंटिकल है, सेम इनिशियल एक्सेलरेशन है, तो यानी डिफरेंस किसका आया, फोर्स और मास का, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मानते हो कि नहीं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो बेटा जितना ज्यादा मास होगा बच्चे का उतना ही तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, यानी जितना ज्यादा बच्चे का मास होगा उतना ही तुम्हें फोर्स लगाना होगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे लेट्स से m1 बड़ा है m2 से, है ना, ये m1 है इस बच्चे का मास और इस बच्चे का मास m2 है, तो ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है m1 बड़ा है m2 से, तो आपको फोर्स कहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा, 1 पे एज कंपेयर टू 2 पे। तो भाई जिसका ज्यादा फोर्स हो और जिसका ज्यादा मास होगा उस पे उसको आप पे जितना ज्यादा उस बच्चे का मास होगा उतना ही आपको ज्यादा फोर्स उस बच्चे पे लगाना होगा। फॉर एग्जांपल इस वाले बच्चे पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा। जरा सिंपल सी बात समझना, आप पार्क में गए हुए हैं झूला झूलने के लिए, ठीक है, और आपके दो दोस्त बैठ गए हैं, ठीक है, एक दोस्त बैठ रहा है बिल्कुल हड्डी सा, बिल्कुल पतला सा, और दूसरा दोस्त बिल्कुल हट्टा कट्टा, है ना। जरा सोचो, तुमको अगर दोनों को सेम झूला झूलाना है, सेम एक्सेलरेशन देनी है, तो तुमको किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पतले वाले पे या ज्यादा वाले पे। पतले वाला तुमने धक्का किया करके वो आगे चला गया, लेकिन जो थोड़ा सा हैवी बच्चा है उसको आपको आगे मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा यूजुअल कॉन्सेप्ट भी आपको होना चाहिए, लेकिन आपको इसको नॉर्मल आंसर नहीं करना था, आपको इसको फिजिक्स के लॉ के हिसाब से आंसर करना था कि भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है, उस हिसाब से हमने ये बता दिया, ठीक है। अगर नॉर्मल भी सोचो तो ये हो ही जाएगा। जरा सोचो, एक 2 साल का बच्चा है हल्का सा फुल्का सा, और एक 20 साल का बच्चा बैठा है, और वैसे हल्का सा बच्चे को तुमको जरा सा करोगे वो आगे चला जाएगा। तो यूजुअल कंसेप्ट भी लगाओगे तो सेम आंसर ही आएगा, बट आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना था। अगेन बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करते हुए और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए हैं। एक सेलर है जो जंप कर रहा है स्मॉल बोट से टू द शोर, एज द सेलर जंप्स फॉरवर्ड विल द बोट मूव, इफ यस इन विच डायरेक्शन। वो कह रहे हैं कि भाई एक सेलर है वो जंप कर रहा है बोट से अपने शोर पे, तो क्या बेटा बोट मूव करेगी, और मूव करेगी तो किधर करेगी। जरा देखना यार, सेलर ने बोट पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाया, एक्शन। सेलर ने बोट पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बदले में बोट ने सेलर पे फोर्स लगाया आगे की डायरेक्शन में, रिएक्शन। To every action there is equal and opposite reaction। थर्ड लॉ यही कहता है न्यूटन जी का, to every action there is equal and opposite reaction। तो अगर सेलर ने बैकवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाया बोट पे, तो बेटा बोट कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो मूव करेगी। और सेलर कहाँ मूव करेगा यार, सेलर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, वो शोर की तरफ आ जाएगा। ये हुआ कि नहीं, चलो क्लियर है ये। इन विच डायरेक्शन विल द बोट मूव, द बोट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर द सोल रीजन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जो सेलर है वो बोट पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से बोट पीछे की तरफ चली जाएगी, बदले में बोट सेलर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से जो सेलर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शोर की तरफ चला जाएगा। डन। चलो लिखना कैसे ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट, अच्छा ये हाई जंप इवेंट है, अ लैंडिंग मैट और sand bag is placed for the athlete to fall upon, explain the reason behind it। अब ये कह रहे हैं जो हाई जंप होता है ऐसा कूदा फांदी करते हैं, नीचे बिल्कुल बेटा कुशनी चीज लगा देते हैं, है ना, लैंडिंग मैट और सैंड बैग मतलब कुछ कुशन टाइप की चीज लगा देते हैं। रीजन क्या है, रीजन क्या है बेटा, जब वो इस कुशन वाली चीज पे लैंड करेगा ना, वो थोड़ा अंदर की तरफ घुसेगा, है ना, वो प्रेस हो जाता है। जरा सोचिए कुछ बहुत ही कुशनी चीज है और आप उस पे ऐसे कच करते हैं तो ऐसे अंदर की तरफ प्रेस होता है। तो जो ये पर्सन है जो भी हाई जंप कर रहा है उसको रुकने के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, और बेटा ज्यादा टाइम मिल रहा है यानी कि फोर्स कम लग रहा होगा। क्यों फोर्स कम लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यानी फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्लियरली अगर हम कह रहे हैं टाइम ज्यादा लग रहा है रुकने के लिए,
उस हाई जंप वाले पर्सन को रुकने के लिए, एथलीट को रुकने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। तो बेटा फोर्स और टाइम का तो उल्टा रिश्ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, यानी कि वो जो पर्सन है वो हर्ट नहीं होगा। बिल्कुल तुमने स्ट्रॉन्ग जैसी चीज डाल दी होगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा उसको स्टॉप होने के लिए, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा इंजरी हो सकती है। इसे हम सॉफ्ट कुशनी चीज डालते हैं ताकि टाइम बढ़े और फोर्स कम लगे, यानी उस पर हर्ट कम हो, वो नुकसान कम पहुंचे उसको। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, ऑलराइट, यही बेटा एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से लिखनी है, जो मैंने कहा था लिखने का तरीका बहुत जरूरी है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब लिखना कैसे था? यस, द बोट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द सेलर, व्हेन द सेलर जंप्स फॉरवर्ड he exert a force on the boat in the backward direction, and according to Newton's third law of motion, the boat experiences an equal and opposite force and therefore the moves backward. तो इन शॉर्ट देखा जाए तो सेलर फॉरवर्ड मूव कर रहा है और बोट बैकवर्ड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लैंडिंग मैट सैंड बेड इन हाई जंप, तो मैं ये भी बता चुकी हूँ इससे क्या हो रहा है, जब वो लैंडिंग मैट पे लैंड कर रहा है या सैंड बेड पे लैंड कर रहा है तो इससे टाइम टेकन बाय एथलीट टू कम टू रेस्ट बढ़ रहा है। जैसे ही टाइम बढ़ता है तो हम कहते हैं फोर्स कम लगता है ना, reduces the force acting on the athlete। ठीक है, एंड या दैट्स इट, इंजरी नहीं होगी। 13th क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्लियरली। अ एस फुटबॉलर कन्वर्टेड अ पेनल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विद द स्पीड ऑफ, अच्छा अब ये फुटबॉलर जी आ गए हैं, ओके यहाँ पे बेटा बॉल पड़ी हुई है, ये पेनल्टी शॉट है, इसके टांगे हैं, अब इसने इसको फुटबॉल को किक किया। अब जब फुटबॉल को किक कर रहा है, जब पेनल्टी शॉट है तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा इसकी 0 होगी और फाइनल आपको दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर। जैसे बेटा किलोमीटर पर आवर दिख जाएगा तुम क्या करोगे, उसको मीटर बाय सेकेंड करेंगे, मीटर पर सेकेंड, तो 5/8 से डिवाइड 5/18 से डिवाइड करेंगे, 18 6 108 6 5 30 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी। चलो इतनी बार डन है, ये गिवन है, ये सब गिवन है, मैंने सिर्फ कन्वर्जन किया है अभी तक। ठीक है, कन्वर्जन करना मत भूलना वरना पूरा का पूरा आंसर गलत कर दोगे। ठीक है, डब्बा तो बनाना अजीब लग रहा है, तो कन्वर्जन करना मत भूलना प्लीज। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट से पूरा खेल खराब हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, द एस्टिमेटेड फोर्स इम्पार्टेड वॉज 800 न्यूटन। भाई साहब बड़ा तगड़ा फोर्स लगा दिया इसने तो बेटा फोर्स लग रहा है आपका 800 न्यूटन का, क्लियर बात है। द मास ऑफ द फुटबॉल, बेटा मास भी दिया हुआ है, सब कुछ तो दे दिया इन्होंने, निकालना क्या है फिर, 0.4 kg। टाइम निकालना है, ओ माय गॉड, अभी तो बेटा यार टाइम हम अगर v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन लगाए तो बेटा यार एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। अगर मैं पहले एक्सेलरेशन निकाल लूं, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं F इक्वल टू ma, फोर्स दिया हुआ है 800, मास कितना दिया हुआ है यार 0.4, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 0.4, ये पॉइंट यहां गया, 2 ज़ा 200, 200 इंटू 10, 2000 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो मेरे पास आ गया 2000 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मेरे को एक्सेलरेशन नहीं निकालनी, मेरे को टाइम निकालना। अगेन जो मैं फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले कह रही थी, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा v माइनस यू बाय टाइम क्या आ जाएगा v माइनस यू बाय a इक्वल टू टाइम, है ना। एक्सेलरेशन इधर आ गया, टाइम इधर आ गया, तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें सारी वैल्यू पुट कर देनी है। सारी वैल्यू पुट करने के लिए v क्या है बेटा, v 30 है, u क्या है 0 है, एक्सेलरेशन क्या आई है बेटा 2000 आई है, और टाइम, तो टाइम क्या आ गया बेटा 30 बाय 2000, 0 से 0 गया 3 बाय 200 सेकेंड्स। आप इसको कैलकुलेट करके डेसिमल में आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ठीक था यार। अगर आप देखें ना एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट सिर्फ फोर्स इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूले वाले कम आएंगे,
ज्यादातर ऐसे आएंगे, एक जिसमें तुम्हें साइन कन्वेंशन देखना होगा कि क्या यूनिट्स दिए हुए हैं, क्या एसआई यूनिट दी हुई है, किसमें किसको कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें यूनिट्स को कन्वर्जन ध्यान रखना होगा, यूनिट कन्वर्जन। तुम्हें अगर कहीं पे नेगेटिव है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसको ध्यान देना होगा, साइन कन्वेंशन। तीसरी बात, आपको 2 या 3 फॉर्मूले एक क्वेश्चन में लगाने होंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी आपने मिनिमम 2 फॉर्मूले यूज करें। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे ज्यादातर 2 से 3 फॉर्मूले सब में यूज हो रहे हैं, ठीक है। चलो, ओके, द एक्सेलरेशन मास ग्राफ, एक्सेलरेशन और मास का आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स दिया हुआ है, डिफरेंट फोर्स और मास का ग्राफ बनाना है। अच्छा, अगर आपको फोर्स और मास का ग्राफ बनाना है तो आपके पास मास तो है, चलो 1 2 3 4 5, पर आपके पास फोर्स नहीं है, तो फोर्स निकाल लेते हैं यार। तो लेट्स से अगर आपके पास मास है 1 kg का, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा ma, और ma क्या हो जाएगा, मास 1 है, और बेटा जब 1 kg है तो एक्सेलरेशन कितनी है 10, तो 1 × 10 करूंगी 10 न्यूटन आ गया। चलिए, जब मास बेटा आपका 2 kg है, जब मेरा 2 kg मास है, 2 × ये ऑलमोस्ट हो गया 5, 10 न्यूटन। चलो, जब मास बेटा 3 kg है तो फोर्स क्या आ गया बेटा 3 × एक्सेलरेशन कितना है, ऑलमोस्ट इसको मैं 3.5 कह सकती हूँ, तो 3 × 3.5 लगभग ये भी 10 न्यूटन आ गया। चलो, जब मास बेटा मेरे पास 4 kg है, देखना 4 kg है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 × 2.5, तो ये भी ऑलमोस्ट 10 न्यूटन आ गया। अब बेटा जब मास 5 kg है, तो 5 kg है तो फोर्स क्या हो जाएगा 5 × ऑलमोस्ट बेटा ये कितना ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, तो 5 2 = 10। तो चाहे मास 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, फोर्स आपका 10 न्यूटन ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो ये हो गया बेटा मेरा फोर्स इन न्यूटन ऑन द y एक्सिस, एंड x एक्सिस पे मैंने मास लिख दिया है इन kg, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना, लेट्स से मास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और फोर्स आपको लिख देना है, लेट्स से यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 15 न्यूटन है, ठीक है। आपको पता है जब मास 1 है तो भी 10 न्यूटन है, देखो 1 है तो भी 10 न्यूटन है, 2 भी है तो भी 10 न्यूटन है, 3 है तो भी 10 न्यूटन है, 4 है तो भी 10 न्यूटन है, 5 है तब भी 10 न्यूटन है, तो सीधी लाइन आ जाएगी विच इज पैरेलल टू द मास, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो यहां से हमने एक और ग्राफ बना दिया। अब आप देख रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन में किसी में ग्राफ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी में हम ग्राफ से वैल्यू निकाल के फिर से ग्राफ बना रहे हैं, किसी से हम से वैल्यू दी हुई है और ग्राफ बना रहे हैं। तो मैंने तीनों टाइप के आपको क्वेश्चन बना दिए हैं, जिसमें आपको ग्राफ से 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ के। मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से, ग्राफ दिया होगा और आपको कह देंगे कि इससे ये वैल्यू फाइंड आउट करो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, 1 टाइप का क्वेश्चन जो हमने किया था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है, ग्राफ दिया हुआ है, वैल्यू निकाली और दोबारा ग्राफ बना दिया, ठीक है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में वो ये है कि आपको सिंपल सा ग्राफ दिया हो और उससे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, वो भी हमने करके दिखाया था आपको, ठीक है। और बेटा ग्राफ बनाने को भी दे सकते हैं, सिंपल से वैल्यू दे दी और कह देंगे ग्राफ बनाओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने वो भी देखा था। चलो क्वेश्चन 15, अब ये क्वेश्चन 15 है और इसके बाद मैं आपके लिए स्पेशल एक बोनस क्वेश्चन लाई हूं जो कि मैं आपको होमवर्क दूंगी एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर इट, क्योंकि वो मैं सॉल्व नहीं करूंगी, वो मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए देना चाहती हूँ एज अ बोनस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द स्नेक बोट रेस, अब ये स्नेक बोट रेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये स्नेक बोट रेस है बेटा, 100 ओर्समैन है, द 100 लोग हैं जो बोट चला रहे हैं, जिसमें से बेटा 95 बैकवर्ड की तरफ प्रोपेल कर रहे हैं। जब बेटा अगर जरा सोचना 95 पीछे की तरफ ऐसे चप्पू चलाएंगे तो उल्टा पानी
चप्पू पे आगे की तरफ फोर्स डालेगा और बोट आगे की तरफ जाएगी। तो 95 लोग रिस्पॉन्सिबल है बोट को आगे की तरफ लेके जाने के लिए, और जो 5 लोग हैं बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब बेटा अगर 5 लोग अपोजिट में कर रहे हैं यानी वो 5 लोग रिस्पॉन्सिबल है पीछे की डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो 95 लोग रिस्पॉन्सिबल है आगे की तरफ लेके जाने के लिए और 5 लोग रिस्पॉन्सिबल है पीछे की तरफ लेके जाने के लिए। तो बेटा नेट फोर्स क्या होता है? अच्छा, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो बेटा 95 लोगों की वजह से, तो 95 लोगों की वजह से, अच्छा यहाँ पे मास का कोई लेन देन है ही नहीं, मास नहीं है ना एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स मैं सिंपल सा देख लेती हूँ, कैलकुलेट कर लेती हूँ। ओके सॉरी माय बैड, यहाँ पे कोई मास नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे हमें सीधा फोर्स दे दिया कि भाई एक पर्सन का 200 न्यूटन है, ना तेरे को मास दे रहे ना तेरे को एक्सेलरेशन दे रहे, तेरे को सीधा हमने फोर्स दे दिया 200 न्यूटन का। ठीक है, तो 95 लोगों का 200 क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई? अगर यार एक पर्सन 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 95 लोग कितने न्यूटन का फोर्स लगाएंगे? 95 इंटू 200, सिंपल यूनिटरी मेथड। और बेटा 5 लोग क्या कर रहे हैं? अगेन बेटा 5 लोगों का फोर्स कितना हो गया? 200, 5 इंटू 200। कैसे हुआ 5 इंटू 200? अगेन एक बंदे का 200 है तो 5 लोगों का 200 हो गया। तो बेटा 95 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट आपके पास 19,000। और बेटा यहाँ पे 5 2 10,000, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 18,000 न्यूटन। क्लियर हो गया यार? हमें नेट फोर्स बताना है कि भाई नेट फोर्स कितना लग रहा है। देखिए ये जो 95 लोग हैं ये रिस्पॉन्सिबल है आगे की तरफ, ये फॉरवर्ड की तरफ कर रहे हैं, ये जो 5 लोग हैं ये पीछे की तरफ कर रहे हैं। तो 95 लोगों का फोर्स कितना हुआ? 95 इंटू 200, क्योंकि एक का 200 है। 5 लोगों का कितना फोर्स हुआ? एक पर्सन का 200 है तो 5 का 5 इंटू 2000। तो अगर हम सिंपली माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा 18,000 न्यूटन, और 18,000 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस बोट को लेके जाने के लिए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन भी? ओके, अब ये एक बोनस क्वेश्चन है। 2 फ्रेंड्स ऑन अ रोलर स्केट्स, रोलर स्केट्स पे दोनों फ्रेंड जो 5 मीटर दूर खड़े हैं एक दूसरे को फेस करते हुए, एक ऐसे खड़ा है एक ऐसे खड़ा है। वन ऑफ देम थ्रोज अ बॉल ऑफ 2 kg टुवर्ड्स द अदर। एक ने बेटा कितने केजी की? हाँ 2 kg की बॉल दूसरे की तरफ फेंकी, जो दूसरे ने ऐसे कैच खेल रहे हैं, कैच कर ली। हाउ विल दिस एक्टिविटी अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द 2? एक्सप्लेन योर आंसर। दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। टेक योर टाइम, पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन आज 15 प्रैक्टिस करवाए उसको करिए, एंड देन ये बोनस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। हम सही आंसर डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू देयर का मतलब है कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। सो दैट्स इट एवरीवन, आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।